हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द क्रेडिट मैनेजर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ने जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए उसके बारे में। यदि आपका कोई लोन चल रहा है, ईएमआई को लेकर आप जो है चिंतित हैं, कोरोना के कारण आपके बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आया है और आप सोच रहे हैं कि इसका क्या रास्ता है, तो जो है आरबीआई आपके लिए लेकर आया है एक रीस्ट्रक्चरिंग का नोटिफिकेशन। तो समझते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, इसको किस तरह से अप्लाई किया जाएगा, आपको ईएमआई में राहत किस तरह से मिलेगी। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस लगातार मिलते रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन किन लोगों के लिए है। तो यदि आपका लोन चल रहा है और आप चिंतित हैं, कोरोना को लेकर आपके कैश फ्लोस प्रभावित हुए हैं, आपका बिजनेस साइकिल टूट गया है या आपकी इनकम प्रभावित हुई है और आपको नहीं पता कि ये सिचुएशन कब सुधरेगी, तो आप रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर आरबीआई ने अभी हाल ही में 5 मई को एक नोटिफिकेशन जारी किया है और सारे बैंक्स इंक्लूडिंग जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, आप सोचेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक में तो ये अप्लाई नहीं होगा। नहीं, यदि आपका कोऑपरेटिव बैंक से, किसी फाइनेंस कंपनी से, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, किसी भी तरह के बैंक से यदि कोई लोन चल रहा है तो उसे रीस्ट्रक्चरिंग के लिए नोटिफिकेशन इशू किया गया है। बैंक्स को जो भी लोन रिस्ट्रक्चर होंगे उसका 10% प्रोविज़न करना पड़ेगा, लेकिन ये बोरोवर्स के लिए कोई मायने नहीं रखता। अच्छा, एलिजिबल कौन कौन है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए? तो यदि आपको अप्लाई करना है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए तो उसकी 3 कंडीशन है। पहला ये कि 31 मार्च 2021 को आपका जो टोटल एक्सपोज़र है वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी ये 25 करोड़ की लिमिट में सब कुछ आ गया, इंक्लूडिंग आपका अगर कोई सीसीओडी चल रहा है, कोई एलसी चल रहा है या चाहे कोई प्रॉपर्टी लोन चल रहा है, कोई बिज़नेस लोन चल रहा है, सब कुछ इसमें आ गया। तो आपका जो टोटल एक्सपोज़र है ये उन लोगों के लिए है जिनका टोटल बोरोइंग्स जो है वो 25 करोड़ से कम है 31 मार्च को। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये कि 31 मार्च 2021 को आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब क्या कि आपके 3 ईएमआई से कम आउटस्टैंडिंग होने चाहिए, क्योंकि 90 दिन से ऊपर हो गया यदि, तो आपका अकाउंट हो जाएगा एनपीए और एनपीए अकाउंट में फिर रिस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये जो नियम है ये 31 मार्च को देखकर बनाया गया है। तो यदि 31 मार्च को आप जो थे वो 90 दिन से अंदर थे और बाद में अप्रैल और मई की ईएमआई ऐड होने के बाद आप एनपीए हुए हो, तो भी आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हो। और एक और कंडीशन है कि इससे पहले आपने अभी तक कभी रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ नहीं लिया है किसी भी नोटिफिकेशन में। अच्छा, अब और अगर आप एमएसएमई चला रहे हैं तो और क्या एडिशनल कंडीशंस हैं? तो एडिशनल कंडीशन ये हैं कि जो भी एमएसएमई की डेफिनेशन गवर्नमेंट ने 6 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें आपका टर्नओवर और आपका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट का एक लिमिट डिसाइड किया था, उस लिमिट के अकॉर्डिंग जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मीट होना चाहिए, यानी कि आप एमएसएमई की कैटेगरी में आने चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपका एंटिटी जो है, आपकी जो फर्म है वो जीएसटी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। लेकिन इसमें जिन लोगों पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, जो लोग जीएसटी में एग्जेम्प्टेड हैं 31 मार्च के दिन, उन लोगों को छूट दी गई है, तो उन्हें जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। और जिनके ऊपर एप्लीकेबल है उन्हें जिस दिन रिस्ट्रक्चरिंग इम्प्लीमेंट हो रहा है उस दिन उन्हें जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उद्यम पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप में से कई लोगों को पता होगा, यदि आप बिज़नेस चला रहे हैं, आपकी कोई फर्म है, तो पहले एमएसएमई सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे, उसके बाद उद्योग आधार आया था, तो आप लोग उद्योग आधार निकलवाते थे। अब उद्योग आधार की जगह ले ली है उद्यम सर्टिफिकेट ने। तो उद्यम सर्टिफिकेट का एक अलग से पोर्टल बना रखा है गवर्नमेंट ने, जहां पर जाकर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यदि आपके पास पहले से उद्योग आधार सर्टिफिकेट है तो उसके आधार पर इजीली आपका जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यदि आज तक आपने कभी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है
तो भी आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उद्यम के बारे में जो डिटेल है वो आपको अगले वीडियो में दे दी जाएगी। अप्लाई कैसे करना है आपको? तो अप्लाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको लिखित में रिक्वेस्ट करनी है। अब लिखित में रिक्वेस्ट दो तरीके से हो सकती है। एक तो आप खुद पर्सनली जाइए, रिक्वेस्ट दीजिए लेटर पर और उधर जमा कीजिए, और साथ में हो सके तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी ले लीजिए। और ये अगर कोरोना को देखते हुए जाना पॉसिबल नहीं है तो आप अपना जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है कंपनी में, उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से एक मेल कर दीजिए कस्टमर केयर पर कि हमें रीस्ट्रक्चरिंग का लाभ लेना है। जब आप मेल करेंगे तो कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो आपको रीस्ट्रक्चरिंग का लाभ दे रहे हैं या नहीं, हाँ या ना, जो भी। और वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से आपकी जो इनकम है, आपका जो कैश फ्लो है, आपका जो बिजनेस साइकिल है उसको देखते हैं और कैसे रीअसेस करते हैं। लास्ट डेट जो है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करने की वो है 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले पहले आपको ये कर देना है। और यदि संभव हो, यदि आपको लग रहा हो कि आगे जाकर अगले 1-2 महीने में स्थिति नहीं सुधरेगी और आपकी जो कैश फ्लो और इनकम की स्थिति है वो और ख़राब होगी या बहुत स्ट्रगल करने वाली रहेगी, तो सलाह यही है कि आप पहले से अभी से ही अप्लाई कर दीजिए ताकि स्थिति जैसी रहे वैसे में आप जो है कोई रास्ता निकाल सकें। और यदि कंपनी कहती है, कोई भी बैंक या फाइनेंशियल कंपनी कहती है कि हमें रीस्ट्रक्चरिंग देना है, हम तैयार हैं, तो 90 दिन के अंदर अंदर उन्हें वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हर बैंक रीस्ट्रक्चरिंग पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी बैंक आपको ये नहीं कह सकता कि दूसरों ने किया है तो मैं करूँगा, दूसरों ने रीस्ट्रक्चरिंग आपका किया है तो मैं करूँगा, ऐसा कोई भी तरीके का कंडीशन नहीं है। हर बैंक अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए स्वतंत्र है, इसके लिए उसे दूसरे की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। एक और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि यदि 31 मार्च के बाद आपका अकाउंट एनपीए हो गया है तो भी इस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद आपका अकाउंट फिर से स्टैंडर्ड कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो सिबिल ख़राब हो रहा था उस पर भी इफ़ेक्ट ज़ीरो हो जाएगा और आप एनपीए से बाहर आ जाओगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आज से पहले अभी तक आपने कभी भी इसका फ़ायदा नहीं लिया होना चाहिए। हाँ, यदि आपकी कोई वर्किंग कैपिटल लिमिट चल रही है, कोई ड्राइंग पावर चल रही है, तो इस नोटिफिकेशन में आरबीआई ने बैंक्स को ये छूट दी है कि वे चाहें तो उन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स पर फिर से जो है पुनरावलोकन कर सकते हैं, फिर से उसे जो है चेक कर सकते हैं, उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, चाहे तो उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं और उसे रीस्ट्रक्चरिंग नहीं माना जाएगा। तो यदि आपका कोई सीसीओडी चल रहा है तो भी आप जो है बैंक में अप्लाई कर सकते हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग आपने ले लिया है लेकिन आप फिर से इसको जो है एक बार रिवाइज़ करवाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है, यदि आप चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन आपको मिले तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है ये उस नोटिफिकेशन के आधार पर ही किया गया है और हर फाइनेंस कंपनी जो है आपके रीस्ट्रक्चरिंग पर डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, बाध्य नहीं है, लेकिन कोशिश की जा सकती है ताकि आपको राहत मिले और कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसे डिफ़ॉल्ट का सामना करना पड़े। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को आप यदि पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।